हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज से आपके जीएस में साइंस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और आपको मैं बता दूं कि आज की जो वीडियो है उसमें हम जीएस का सारा पोर्शन, जीएस में साइंस का सारा पोर्शन जितना भी सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और साथ ही आज से हम लोग साइंस के चैप्टर्स कवर करने स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के चैप्टर्स आज हम कवर करेंगे, जिसमें यूनिट्स और मोशन, ये जो दो चैप्टर्स हैं मैं आज आपको कराने वाली हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अब हम बात करते हैं क्लास की। तो देखिए, ये है प्रॉपर फिजिक्स का सिलेबस जो आपका फिजिक्स में है। ये टोटल इतने चैप्टर्स हैं, इसमें मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं आपको ये डिस्कस करने से पहले कुछ बता दूं कि इनमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें समझने वाला कुछ नहीं है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे यूनिट्स हैं, किसकी क्या यूनिट है, किसका क्या मात्रक है, और ये आविष्कार जो है, खोज जो है, ये सारे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। ऑल्दो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस और जो डिस्कवरीज हैं वो होंगी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहला जो चैप्टर है फिजिक्स में वो है यूनिट, यानी मात्रक का। तो इसके अंदर आप यही पढ़ेंगे कि किस क्वांटिटी, यानी किस भौतिक क्वांटिटी की, यानी कि किस चीज़ के लिए क्या यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे लंबाई के लिए मीटर, तो ये सारी हैं। ये थोड़ा सा लर्न करने वाला ही है, आपको ये थोड़ा रटना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं ये चैप्टर आज डिस्कस करूंगी क्योंकि इसके अंदर सब कुछ रटने वाला नहीं है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ है जो समझने वाली है, और अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए उस चीज़ को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा जो आपका चैप्टर है वो है मोशन, जिसको गति बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो मोशन, वैसे आप ये सब चैप्टर्स क्लासेस के साथ अगर आपको चाहिए मैटर, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, लेकिन साथ साथ आप लूसेंट ले सकते हैं, लूसेंट का रेफरेंस ले सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। और लूसेंट के अंदर या वैसे भी मोशन आपका इकलौता एक चैप्टर में आएगा, लेकिन मैंने उसको दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से सबसे पहला मोशन के ऊपर ही है, यानी प्रॉपर गति के बारे में ही है, और दूसरा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी बल और न्यूटन के गति के नियम। तो ये मैंने दो हिस्सों में बांटा है, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आपके लिए कुछ चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। साइंस जो है, जो फिजिक्स है, आप लोगों को याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जितना मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, आपको वो देखने के बाद जिस भी टाइम आप ये पढ़ रहे हैं, आपको दिन में एक और बार उसको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो मत देखिए आप, चाहे अभी मैं हट जाऊंगी तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। आप उसको देख के आपको उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस जो है वो हम प्लेवे मेथड से पढ़ेंगे, खेल खेल में ही पढ़ने वाले हैं, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और एक और चीज़, आप साइंस इस तरीके से नहीं छोड़ सकते हैं कि एक साथ हम 2 या 3 वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही आपको जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं वो एक लिमिट तक समझ में आती हैं। तो एक वीडियो में मैं उतना ही कवर करूंगी जितना कि आप डाइजेस्ट कर सकें, जितना आपको समझ में आ सके, जितना इसीलिए मैंने मोशन को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि अगर एक क्लास मैं ले लूँ बहुत लंबी, आपको आप वीडियो तो देख लेंगे बट आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, क्योंकि मेरी मेन प्रायोरिटी है कि आप सबके दिमाग में, इतने आप वीडियो देखें, इतने ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं, ताकि जब आप पीडीएफ देखें तो आपको सब कुछ ऑलरेडी याद हुआ हुआ मिले। तो अगला जो चैप्टर है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अगला जो चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन, जिसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ये सबकी वीडियोस आएंगी, सभी चैप्टर्स की वीडियोस आएंगी। यूनिट की भी आपको वीडियो में कवर कर दिया है मैंने ये चैप्टर, लेकिन यूनिट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी होंगी। अगला चैप्टर है प्रेशर, यानी दबाव। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोटेशन, यानी प्लवन की। तो ये एक चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी पहले दे चुका है कि बॉल पेन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो उसके अंदर यही सारे रूल्स आएंगे जो मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगी। विस्कोसिटी, यानी श्यानता। इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, इन क्लासेस के अंदर
अगर मैं आपसे एक चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ तो मैं उस चैप्टर से आने वाले जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, रिसेंट वाले, ये थोड़े पुराने, मैं वो आपको डिस्कस करूँगी कि हमारी जो ये चैप्टर है इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो वीडियोस को पूरा ज़रूर देखिए और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि वो मुझे पहुँचे, वो बात मुझ तक पहुँचे। अगला है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति। यहाँ पे ये छुप रहा है, इसकी जगह जो चैप्टर है वो है वेव यानी तरंग। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग, हीट यानी उष्मा, लाइट यानी कि प्रकाश, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी विद्युत धारा होती है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा, और एक और इलेक्ट्रिसिटी होती है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी जिसको बोलते हैं स्थिर विद्युत। अगला है मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स यानी परमाणु और नाभिकीय भौतिकी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से पावर प्लांट जो बिजली बनाते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, नाभिकीय पावर प्लांट होते हैं, उनके क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो हम वो सब पढ़ेंगे इसके अंदर। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिकी, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यानी जितने भी वैज्ञानिक यंत्र हैं और जो उपकरण हैं जिनसे हम हर चीज़ को नापते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। और ये भी प्रॉपर रटने वाला है, ये प्रॉपर याद करने वाला है। आपको इसकी पीडीएफ जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, लेकिन इनकी वीडियो शायद नहीं आएगी क्योंकि ये प्रॉपर ये सिर्फ रटने वाले हैं। इन्वेंशंस यानी आविष्कार, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन फिजिक्स यानी फिजिक्स में जो भौतिकी है उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खोजें हैं, जो आविष्कार हैं, ये आ गया आपका। एसआई यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए मात्रकों की एसआई प्रणाली। आपको मैं बता दूं, वैसे तो जितने भी चैप्टर्स हम लोग करने वाले हैं मैं सबकी आपको एसआई यूनिट, जो एसआई जो मानक होता है वो मैं आपको हाथों हाथ समझाती जाऊंगी, आपको निकालने भी बताऊंगी कि कैसे हम एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक पीडीएफ अलग से दे दी जाएगी जिसमें जो बची हुई चैप्टर्स हैं, जो हमने यहाँ पे जो एसएससी वैसे नहीं पूछता है लेकिन उनकी यूनिट पूछता है, जो आपके पास मिल जाएंगी। और अगला है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर यानी एक मानक को दूसरे मानक में बदलना। जैसे तो ये था आपका पूरा फिजिक्स के पूरा सिलेबस जिसके जो हम कवर करने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो हम कवर करेंगे, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट यानी कि मात्रक और मोशन यानी कि गति। इसका जो पहला पार्ट है मोशन का, हम वो कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनिट की, आप इसको एक मिनट के लिए भूल जाइए। देखिए यूनिट का मतलब क्या होता है या मात्रक का मतलब क्या होता है। हमारे पास देखिए जब भी कोई ऐसी चीज हमें मिलती है जिसको हम नाप सकते हैं उसको बोलते हैं भौतिक मात्रा या फिर फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहली चीज तो ये, जिस भी चीज का मेजरमेंट, जिस भी चीज को नापा जा सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटी या फिर भौतिक मात्रा कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई ऐसी चीज आई जिसको नापा जा सकता है, हम उसको नापने के लिए कुछ भी एक वर्ड जिसको हम मानक बोलते हैं या यूनिट बोलते हैं, हम वो लेते हैं। यानी जब भी हमारे पास कोई ऐसी चीज होगी जिसको हम नाप सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में इसको बोलेंगे भौतिक मात्रा। जब हम इनका जो मेजरमेंट करते हैं, इसके लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं उसको बोला जाता है यूनिट, और हिंदी में इसको बोलते हैं मानक। तो आप पढ़ सकते हैं। और एक और बात, आपको ये प्रॉपर डेफिनेशन, ये जो परिभाषा है, ये याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ दिमाग में बिठानी है। एसएससी डेफिनेशन नहीं पूछता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, तो आपके दिमाग में बस कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यूनिट चोजन स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड हम चूज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट, या भौतिक मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चुना हुआ मानक। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके अलावा जो मुझे आपको बताना है ये बहुत ज़रूरी है। सॉरी, देखिए
जो यूनिट होती हैं, जो मानक होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो वो जो हमें याद ही करने पड़ेंगे, जिनका कोई मतलब नहीं है, कि उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं लंबाई या डिस्टेंस, तो आप उसको मेजर करेंगे, उसको कैसे मेजर करते हैं? हम नॉर्मली मीटर में मेजर करते हैं। वो मीटर क्यों हुआ, या वो मीटर कहाँ से आया? तो एक तो होती हैं ऐसे यूनिट, एक ऐसे मानक होते हैं जो फिक्स हैं, जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी तो एक हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक हो गई ऐसी क्वांटिटी, एक हो गई ऐसी चीज, इनको हिंदी में बोलते हैं मौलिक मानक। ठीक है। और एक होती है ऐसी चीजें जो इन्हीं से आई हैं। जैसे अगर मैं बात करूं स्पीड की, आपका जो चाल है उसकी, आपको सबको पता है। अगर अभी नहीं पता तो अभी के लिए आप ये सोच लीजिए कि मैं आपको बता रही हूं कि स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम देखते हैं मीटर में और टाइम को सेकंड में। तो एक होती है ऐसी क्वांटिटी, एक होती है ऐसी मात्राएं जो मिलके बनती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो इनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज या डिराइव्ड यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट हो गई, और ये हो गई डिराइव्ड यूनिट। तो आप देख सकते हैं ये सब मैंने लिखा हुआ है कि इट इज ऑफ टू टाइप्स। जो यूनिट होती है वो दो टाइप की होती है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट को मौलिक इकाई, ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जो जिनका मूल नहीं है, जिनका कोई बेस नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। और जो डिराइव्ड यूनिट है, यानी जो फंडामेंटल से बनती हैं, उनको बोलते हैं व्युत्पन्न इकाई, यानी जो मौलिक से बनेंगी। तो ये हो गई इकाई के दो प्रकार। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ज़रूरी है कि आप मेजरमेंट करने के लिए आपने जो चीज़ चुनी है उसको बोलते हैं यूनिट यानी मानक। इसके अलावा मानक कितने प्रकार के हो गए? दो। एक हो गया आपका फंडामेंटल यानी मौलिक, और एक हो गया व्युत्पन्न यानी कि डिराइव्ड, यानी जो आपके मौलिक से बना हुआ है। अब अगर मैं बात करूं यूनिट्स की, तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूरी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, इस तरीके से अगर हमारे हाथ में होगा किसी चीज़ को चूज करना मेजरमेंट के लिए कि हम मेजर करेंगे, तो इस तरीके से हर देश में जाके अलग अलग यूनिट्स आ जाएंगी। तो हमने क्या किया, हमने टोटल 3 पद्धतियां, यानी हमने टोटल 3 सिस्टम अपनाए हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, जो मैं अब आपको समझाने वाली हूँ। तो आपके जो यूनिट के सिस्टम होते हैं, यानी किसी भी चीज़ को नापने के जो सिस्टम होते हैं, टोटल 3 टाइप के सिस्टम हैं हमारे पास जिनको हम यूज करते हैं। सबसे पहला सिस्टम है MKS, या जिसको बोलते हैं SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल लेवल पे ये सिस्टम ज्यादा यूज होता है। आपको मैं बता दूं MKS का मतलब क्या है। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, और S का मतलब सेकंड। यानी MKS, ये हिंदी में भी MKS ही कहलाता है। MKS के अंदर जो आपका डिस्टेंस है, जो लंबाई है, उसे आप मीटर में मेजर करेंगे। जो आपका मास है, यानी किसी का द्रव्यमान जो है, उसको आप किलोग्राम में मेजर करेंगे। और जो आपका टाइम है, जो समय है, उसे आप सेकंड में मेजर करेंगे। तो ये सिस्टम है, इसको SI सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली यही सिस्टम यूज किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्पीड का, तो मैंने कहा था डिस्टेंस को हम मीटर में ले सकते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हम किलोमीटर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम हर चीज के लिए अपनी तरफ से जो सिस्टम लेते हैं वो लेते हैं MKS सिस्टम। तो सबसे पहला सिस्टम हो गया MKS यानी मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। दूसरी जो पद्धति है उसको बोलते हैं CGS पद्धति, यानी CGS। तो आप इसी हिसाब से इसका लगा सकते हैं। C का मतलब सेंटीमीटर, यानी इसमें जो आप लंबाई को यानी डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे वो सेंटीमीटर में करेंगे। जो आप मास को यानी द्रव्यमान को आप मेजर करेंगे वो ग्राम में करेंगे।
आपने इसमें किलोग्राम में किया था, इसमें आपने ग्राम में किया, और टाइम इसके अंदर सेकंड में ही रहेगा। तो ये थी आपकी दूसरी पद्धति जिसको बोलते हैं CGS पद्धति। तो सबसे पहली थी MKS, दूसरी थी CGS, और तीसरी और आखिरी ये हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, इंडिया में बहुत कम यूज़ करते हैं, बाहर UK अमेरिका यही यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं FPS। तो FPS क्या है? F का मतलब फुट, तो यानी जो इसके अंदर लंबाई मेजर करेंगे आप फुट में करेंगे। P का मतलब पाउंड, यानी जो मास या द्रव्यमान जो आप मेजर करेंगे वो पाउंड में करेंगे। और S का मतलब होता है सेकंड, यानी समय तीनों पद्धतियों में सेकंड में ही मेजर किया जाता है। आप देख सकते हैं कि देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट, MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसको SI सिस्टम बोलते हैं, हिंदी में भी इसको MKS ही बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड या SI प्रणाली। CGS सिस्टम यानी सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, सेम है ये। और FPS सिस्टम यानी फुट पाउंड और सेकंड, इसके अंदर भी ये सेम ही है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल जो आपकी यूनिट्स होती हैं, जो आपकी ये मानक जो होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक तो मूल यानी जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा, और एक व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड। तो आपको जो याद करने वाले हैं मैं आपको वो बता दूं, इनमें से आधे ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी याद होंगे, और जो आपको याद नहीं होंगे तो अभी के लिए आपको वो भारी लगेंगे, लेकिन क्योंकि हर एक का एक चैप्टर आएगा, जैसे यहाँ पे करंट है तो अभी आप करंट की यूनिट पढ़ेंगे, लेकिन करंट का एक चैप्टर भी आएगा, तो आपको वहां तक जाते जाते अपने आप याद हो जाएगा। तो ये सिर्फ 2 या 3 बार अगर आप पढ़ लेंगे PDF से, या भी मैं हट जाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको हाथों हाथ लर्न हो जाएगा। तो ये टोटल 7 मौलिक मात्राएं हैं जो आपको याद करनी होंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेंथ की यानी लंबाई की, तो आप सबको अभी मैंने बताई है कि लेंथ की जो यूनिट है वो है मीटर, यानी कि इसको हिंदी में भी मीटर ही बोलते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जब मैं आपको बताऊंगी तो आप एक वर्ड बार बार सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा, जबकि PDF में याद नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी याद करने की, बट वो PDF में पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि PDF में आपको ये मैटर मिलेगा। तो कोशिश करें कि वीडियोस, ये सारी जो क्लासेस हैं साइंस की, वो वीडियो से ही आप कवर करें। अगला है मास। मास की जो यूनिट है वो होती है किलोग्राम, यानी मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। टाइम आपने देख लिया है, तीनों पद्धतियों में सेकंड ही था, तो टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड ही है, समय को सेकंड में ही हम मेजर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, ये जो विद्युत धारा होती है, उसको हम किस में मेजर करते हैं? उसको हम मेजर करते हैं एम्पियर, इसको एम्पियर ही बोलते हैं हिंदी के अंदर भी। अगली जो है वो है टेम्परेचर यानी ताप, तो हमारी जो SI यूनिट है वो है केल्विन, तो हम केल्विन में मेजर करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, वैसे ताप को टोटल 3 मानक होते हैं ताप को मेजर करने के, एक तो डिग्री सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। इंडिया में फ़ारेनहाइट यूज करते हैं हम लोग, तो वैसे ये फ़ारेनहाइट है, लेकिन इसकी SI यूनिट जो होती है वो केल्विन है, जो हम SI यूनिट जो इसकी है। अगली अगर मैं बात करूं ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी प्रदीपन तीव्रता, यानी कितनी लाइट की तीव्रता कितनी है, नॉर्मल जो प्रकाश है उसकी कितनी तीव्रता है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, तो उसकी है कैंडेला यानी CD, इसको शॉर्ट में जो लिखते हैं वो CD सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी पदार्थ की कितनी मात्रा में ले रही हूँ, कोई अगर चीज़ें मैं ले रही हूँ वो किस में ले रही हूँ, देखिए, या तो अगर आप कहेंगे फिर किलोग्राम होना चाहिए था या ग्राम होना चाहिए था, वो बड़े लेवल की मैं बात कर रही हूँ, ये छोटे लेवल की बात कर रही हूँ। केमिकल है, हम केमिकल लेने जा रहे हैं, तो हम कितने केमिकल लेके जाएंगे? ग्राम्स में वैसे जो पैकेजिंग आती है वो इसी में आती है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर ग्राम्स में केमिकल नहीं डलता है, बहुत कम अमाउंट में डलता है, तो उसके लिए जो क्वांटिटी है वो है मोल, MOLE, इसको बोलते हैं मोल। तो किसी भी पदार्थ की मात्रा अगर हमें लेनी है, हम किस में लेंगे? मोल में लेंगे। तो ये है थोड़ा बहुत यूनिट के ऊपर। तो मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया, यूनिट क्या है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए, जो भौतिक मात्रा को नापने के लिए हमने जो चूज़ किया है वो यूनिट है। कितने प्रकार की हो गई? 2। कौन कौन सी? एक मौलिक और एक व्युत्पन्न, यानी एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। फंडामेंटल कितनी है? 7। कौन कौन सी? ये रही। लेंथ की क्या है? मीटर। मास की क्या है? किलोग्राम। टाइम की क्या है? सेकेंड। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या है? कैंडेला।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या है मोल, इलेक्ट्रिक करंट की क्या है एम्पियर, टेम्परेचर की क्या है केल्विन। तो इसके अंदर हमने इतना पढ़ा है। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर जितने बच्चे हिंदी वाले हैं या इंग्लिश वाले हैं, ये साइंस एक ऐसी चीज़ है, एक तो क्वेश्चंस जितने भी आएंगे आप दोनों लैंग्वेज में कर सकते हैं। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इंग्लिश में समझ नहीं आती, तो आप लैंग्वेज चेंज करके हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी में समझ नहीं आती तो कोई चीज़ें इंग्लिश में ईजी होती हैं। तो ये दोनों का कंटेंट आपको मिल जाएगा। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाती हूँ यहाँ से, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी, तो अगर हम अब बात करें अगले उसकी, तो आप एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो अभी आपने मानक पढ़े हैं, जो आपने ये फंडामेंटल यूनिट, जो आपने मौलिक मात्राएं पढ़ी हैं, वो 7 हैं। लेकिन उनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मात्राएं जो मैंने यहाँ लिखी हैं, जो मुझे आपको समझानी है, जैसे किलोमीटर, ये हम चेंज करते हैं, किलोमीटर से मीटर, ग्राम से किलोग्राम, किलोमीटर से सेंटीमीटर। तो ये कैसे चेंज करते हैं? क्या ये हमें याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा। आपको एक छोटी सी चीज़ याद करनी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ वो है क्या? वो एक मात्रा को दूसरी मात्रा में अगर आपको बदलना है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलना है, तो आप कैसे बदल सकते हैं। तो मैं आपको अभी एक लाइन सिखाने वाली हूँ जिसको बोलते हैं कह दो DCM, यानी KHDO, कह दो DCM, DCM। तो ये है क्या? देखिए, O का मतलब क्या है? अगर आप लेंथ को मेजर कर रहे हो तो O में ऐसा यूनिट भर देंगे आप लेंथ की। फॉर एग्जांपल मीटर होती है लेंथ की, तो मैंने यहाँ पे मीटर लिख दी। तो ये सारी कैसी यूनिट हो जाएंगी? ये किलोमीटर, ये हेक्टोमीटर। देखो, K का मतलब होता है किलो, H का मतलब होता है हेक्टो, D का मतलब होता है डेका। O में जो मेन यूनिट आप जिसको मेजर कर रहे हो आपकी वो आएगी, यानी ऐसा यूनिट आएगी। D का मतलब होता है डेसी, C का मतलब होगा सेंटी, और M का मतलब होगा मिली। तो ये कुछ 6 यूनिट्स हैं, कह दो DCM, किलो, हेक्टो, डेका, यहाँ पे यूनिट, डेसी, सेंटी और मिली। मतलब क्या है? देखिए, एक चीज और जो मैं आपको बता रही हूं, अगर आप जा रहे हैं सीधा तो आपका होगा मल्टीप्लाई, गुना। अगर आप जा रहे हैं उल्टा तो आपका होगा भाग, यानी कि डिवाइड। मतलब क्या है? अब सुनिए, ये K है, आपने मान लो आप मेजर कर रहे हो लेंथ को, आप लंबाई को आप नाप रहे हो, तो आपको O की जगह तो ऐसा यूनिट आ गई मीटर, तो ये सारे सबका नाम बदल जाएगा। ये किलो से किलोमीटर, हेक्टो से हेक्टोमीटर, डेका से डेकीमीटर, डेकामीटर, O का मतलब मीटर ही है, ये डेसीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर, तो यानी सबके आगे मीटर जुड़ जाएगा। अब अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको जाना है किलोमीटर, आपको किलोमीटर को चेंज करना है मिलीमीटर में, तो आप सीधे जाएंगे राइट, तो यानी गुना करना है। तो कैसे गुना करते हैं? आपको किलो को चेंज करना था, उसके नीचे लगाया 1, एक आपने लगाया, जहां तक चेंज करना है वहां तक 0 लगाते रहे। यानी अगर आपको किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो आप 10 लाख से गुना करेंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं हेक्टोमीटर से मिलीमीटर में जाना है, आपने हेक्टो की जगह लगाया 1, अब आगे मिलीमीटर तक आप 0 लगाते रहें, हर एक पे आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही अगर उल्टा जाना है, अगर मैं बात करूं कि मिलीमीटर से किलोमीटर पे जाना है, तो आपको ऐसे आना है, आपने मिलीमीटर की जगह लगाया 1 और आगे उतनी 0, तो लेकिन उल्टा जाना है तो भाग करेंगे। और इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं बोल रही हूँ मिलीमीटर के आगे 1 लगाया तो यहाँ पे आप जितनी लगाएंगे इसकी वैल्यू 1 रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है, आप पूरा पीछे से ही पढ़ेंगे फिर। तो अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो आपको ये 10, अगर आप किलोमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं, आप 10 लाख से गुना कर रहे थे, अगर आप मिलीमीटर से किलोमीटर पे आ रहे हैं तो 10 लाख से आपको भाग करना पड़ेगा। तो ये है आपका यूनिट का कन्वर्जन, जो आप पढ़ सकते हैं कि आपको एक यूनिट को कैसे दूसरी यूनिट में बदलना है। तो ये चार्ट है इंपॉर्टेंट यूनिट्स का। कह दो DCM, K का मतलब किलो, H का मतलब हेक्टो, ये R नहीं आएगा यहाँ पे, D का मतलब, ये जो बड़े वाला D है इसको डेका बोलते हैं, O का मतलब मेन यूनिट, D का मतलब डेसी, C का मतलब सेंटी और M का मतलब मिली। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप ऐसे जाएंगे गुना करना है,
ऐसे जाएंगे तो भाग देना है। तो ये थी आपके यूनिट्स। इसके अलावा कुछ और यूनिट्स हैं जो इनसे छोटी और बड़ी हैं। वैसे मैं आपको इसमें याद करा सकती हूँ, बहुत आसान है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं, आप एक काम कीजिए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आपको थोड़ा सा याद रहेगा। फिर मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताती हूँ कि इसकी मदद से आप कैसे नई यूनिट आप याद कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, अगर मैं ये मान के चलूं कि मुझे 2 यूनिट को यानी 2 मात्राओं को उसकी एसआई पद्धति में चेंज करना है, तो एक तो मुझे चेंज करना है किलो को और एक मुझे चेंज करना है मिली को। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर आएंगे। तो किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो मीटर तक मैंने 0 लगा दी। तो यानी 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होंगे, यानी 10 की पावर 3 मीटर, या 1000 मीटर भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए ऐसे अगर मैं मिलीमीटर की बात करूं, कितने मीटर होंगे, तो आप खुद देखिए, आपको मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो किसी के भी आगे 1 लगा दीजिए, किसी के भी आगे 0 लगा दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाग करना है या गुना, क्योंकि मैं उल्टा चल रही हूं तो मुझे भाग करना है। अब आपको इसको और इसमें चेंज करना है, तो यानी आपको इसमें होगा 10 की पावर -3, यानी, या फिर मैं कहूं कि 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो आपने 1000 से भाग कर दिया, है ना। आपको 1 को चेंज करना था, 1 मिलीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना था, तो आपको पता लग गया 1000 से भाग करना है, तो आपने 1 को 1000 से भाग कर दिया। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी, अब आपको यहां से इतना पता लग गया है कि किलो का मतलब क्या है। किलो का मतलब है 10 की पावर 3 मीटर। मिलीमीटर का मतलब क्या है, 10 की पावर -3 मीटर। अब आप कैसे याद कर सकते हैं, मैं आपको 2 यूनिट याद कराने वाली हूं, इसका डबल और इसका डबल। किलो के बाद इसका जस्ट डबल होता है मेगा मीटर, एम, मेगा। ये 10 की पावर 3 था, ये 10 की पावर 6 है, इतना फर्क है। ऐसे मिली, ये छोटी क्वांटिटी थी, 10 की पावर -3 थी, इसका जस्ट डबल होता है माइक्रो। ये है मेगा और उधर है माइक्रो। माइक्रो को डिनोट करते हैं इससे, आप यू बनाते हैं, तो यू के इधर भी आप हल्की सी स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, दोनों तरफ सीधी मात्रा खींच दीजिए, ये बन गया आपका माइक्रो। ये माइक्रो का सिंबल है, तो ये होगा 10 की पावर -6 मीटर। तो आपको 2 यूनिट मैंने याद करा दी, मेगा और माइक्रो। आप देख सकते हैं, देखिए, सम अदर यूनिट्स आर माइक्रो, तो माइक्रो में कितना होगा, 10 की पावर -6 मीटर। नैनो, हाँ मुझे याद कराना है, माइक्रो के अलावा आप ये देख सकते हैं मेगा। मेगा में 10 की पावर 6 मीटर होंगी, जो मैंने आपको याद कराई। अब हमारे पास ये 3 यूनिट हैं जो हमें याद करनी है, तो आपको याद करना बहुत आसान है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। नैनो की बात अगर मैं करूं तो नैनो एन से शुरू है, 9 भी एन से शुरू है, तो नैनो में होगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर, क्योंकि आपको 10 की पावर यानी जो 10 की घात होती है वही याद करनी है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं कि नैनो, एक तो ये सारी क्वांटिटीज छोटी हैं, मेगा को छोड़ के बाकी सारी छोटी हैं, तो सबकी जो पावर है उसमें माइनस आएगा, पहली चीज तो ये, तो माइनस तो लगाना ही है। अब आपको डिजिट याद करनी है, तो नैनो के लिए क्या यूज करेंगे, 9, नैनो एन से शुरू है, 9 एन से शुरू है। ऐसे अगली है पीको, तो पीकोमीटर आप ऐसे याद कर सकते हैं, दुपट्टे वगैरह का पीको होता है, तो 12 रुपए लगते हैं, लगते नहीं है, मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। तो पीकोमीटर का सिंबल पीएम है, तो 10 की पावर -12 ये रहा। और अगली है फेमटो। फेमटो की कोई पहचान नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हैं, फेमटो में होता है 10 की पावर -15 मीटर, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया भी हुआ है। तो ये कुछ 5 हैं जो आप याद कर सकते हैं, लूसेंट में या किसी भी बुक में बहुत सारी मिल जाएंगी, उनमें से ये हैं जो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका यूनिट वाला पोर्शन जो है आई थिंक ख़त्म हो गया है। हाँ, तो ये यूनिट वाला पोर्शन आपका खत्म लगभग हो गया है। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया, एक तो यूनिट को बदलते कैसे हैं, जो आपके मानक हैं उनको कैसे बदलते हैं। मुझे उम्मीद है इसमें मैंने ज़्यादा हिंदी का यूज़ नहीं किया, बट मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आया होगा। और
इसके अंदर कुछ हिंदी में था भी नहीं, क्योंकि इनको यही बोलते हैं हिंदी में भी, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप सीधा जाएंगे तो गुना होगा, उल्टा जाएंगे तो भाग होगा, और ये कुछ 5 यूनिट्स हैं जो आपको याद करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ये जो आपकी मात्राएं थी, ये जो मानक थे, ये कैसे थे? अब तक आपने लगभग लगभग सारी यूनिट पढ़ ली हैं, सिर्फ 2 और मुझे बतानी है। जब मैं बात करती हूँ कोण की, यानी एंगल की, तो एंगल को अगर आपको मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करते हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात तो एंगल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्लेन एंगल, जो आपका एंगल होगा जी, जो आपका एंगल होगा, ये 2 टाइप के आप पढ़ेंगे, यानी एंगल कितने भी टाइप के हो, यूनिट आपको 2 पढ़नी है। एक तो आपको पढ़ना है प्लेन एंगल का, इसको बोलते हैं समतल कोण। और दूसरा आपको पढ़ना है सॉलिड एंगल का। तो ये बाद में लेंगे, सबसे पहले प्लेन एंगल की अगर मैं बात करूं तो प्लेन एंगल में क्या पढ़ना है? अगर आप एक वृत्तीय पाथ में घूम रहे हैं, आप एक वृत्तीय रास्ते पे घूम रहे हैं, यानी इंग्लिश में बात करूं तो आप एक सर्कुलर पाथ पे अगर आप घूम रहे हैं, तो ये सर्कल का सेंटर है। अभी क्या हुआ देखिए, आप यहां से शुरू हुए और आप बस यहां तक गए, तो ये एंगल बन गया। मैंने मान लिया इस एंगल को, जो वैसे आप एक्स वाई जेड कुछ भी याद कर सकते हैं, लेकिन जैसे हर चीज को मानने की एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, यानी हर चीज को अगर आप कुछ मानोगे एक्स वाई जेड, तो ऐसे ही एंगल को अगर आप मानते हैं, आप कुछ भी आप सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे थीटा, इसको थीटा बोलते हैं, तो मैंने मान लिया थीटा एंगल है, तो इसको बोलेंगे प्लेन एंगल, क्योंकि ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल का मतलब 2 डायमेंशन फिगर है, ये सिर्फ 2 डायमेंशन की फिगर है सर्कल, तो ये हो गई आपका ये प्लेन एंगल। तो अगर मैं बात करूं प्लेन एंगल की, तो प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है, ये याद करने वाला है, सिर्फ मैंने पीडीएफ में डाल दिया है, अदरवाइज ये प्रॉपर लर्न करने वाला है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, जिसको बोलते हैं रेड शॉर्ट में। तो आप पढ़ सकते हैं, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी 2 एक्स्ट्रा, 2 पूरक इकाइयां हैं। सबसे पहला है रेडियन फॉर प्लेन एंगल, यानी समतल कोण के लिए हम यूज करते हैं रेडियन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान है, देखिए, आपने कितना लेंथ कवर कर, आप कितनी दूर चले, आप यहां से लेके यहां तक चले, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, हिंदी में बोलते हैं चाप। जो भी एक सर्कल का हिस्सा होता है उसको आर्क या चाप बोला जाता है। तो मैंने मान लिया इसकी ये एल लेंथ आप चले हो, तो थीटा कैसे निकलेगा, एंगल कैसे निकलेगा? आप कितना चले हो अपॉन कितना बड़ा सर्कल है, और सर्कल को कैसे आप मेजर करोगे? उसकी त्रिज्या यानी रेडियस से। तो नीचे आ जाएगा आपकी रेडियस यानी कि आर। तो ये होता है प्लेन एंगल का फॉर्मूला, यानी थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो समतल कोण का है चाप अपॉन त्रिज्या, यानी आर्क अपॉन रेडियस। ये आर्क एल है, रेडियस आर है, तो ये हो गया एल अपॉन आर। और जो दूसरा कोण होता है यानी सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं हिंदी में ठोस कोण। अब क्या फर्क है समतल कोण में और ठोस कोण में, मैं आपको ये भी बता दूं। देखिए, अभी सिर्फ सर्कल था, लेकिन इस सर्कल की जगह कोई 3 डायमेंशन फिगर हो जाए, यानी 3 डायमेंशन फिगर का मतलब, मान लीजिए आप क्या, फिगर बनानी तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई पेपर रखा हुआ है, या पेपर तो नहीं है, कोई भी एक सरफेस है, कोई चीज है, तो आप जब देखेंगे, यानी जब आप इसको देखेंगे तो इस एरिया को, यानी इस पूरे जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आई थिंक
एरिया को हिंदी में जो बोला जाता है, आई थिंक पृष्ठफल बोला जाता है। इस एरिया को आप देखेंगे तो सॉलिड कोन में बस इतना है कि आपका 3 डायमेंशन में वो एंगल बनता है। अगर आपकी आंख देख रही है तो आपकी आंख इस पूरे, इसके ऊपर की दोनों साइड को भी देखेगी, नीचे की दोनों साइड को भी देखेगी, तो ये एंगल जो बनेगा इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2 डायमेंशन फिगर में बनेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप यहाँ से यहाँ घूमे तो बस ये प्लेन एंगल हो गया। सॉलिड एंगल, इसमें इतना घुसना नहीं है, सिर्फ लर्न करना है आपको। करना भी क्या है, यूनिट याद करनी है कि प्लेन एंगल को की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है और जो सॉलिड एंगल की होती है वो स्टेरेडियन होती है, बस इतना करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ कि सॉलिड एंगल के अंदर क्या है कि जो आपका एंगल बनेगा वो 3 डायमेंशन में बनेगा। जैसे मैं बात कर रही हूँ, अगर कि ये जो पेपर रखा हुआ है इसके चारों कोनों को अगर आपकी आंख देख रही है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हो गया आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, इसको SR से डिनोट करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जैसे इसका फॉर्मूला होता है थीटा का, प्लेन एंगल का, ये लेंथ अपॉन रेडियस। सॉलिड एंगल में क्या होगा, आप लेंथ कवर नहीं करोगे, आप एरिया कवर करोगे। तो सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, इसको बोलते हैं ओमेगा। फॉर्मूला भी इतना पूछा नहीं जाता है, सिर्फ थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। तो अगर आप 2 बार फास्ट फॉरवर्ड पे भी देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ओमेगा इज इक्वल्स टू, तो आपने क्या चीज कवर करी, एक एरिया कवर किया, तो आपने एरिया अपॉन इसमें आता है त्रिज्या का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि पूरक इकाइयों में सबसे पहला है समतल कोण, जिसकी जो यूनिट है वो रेडियन है और उसका फॉर्मूला होता है चाप अपॉन त्रिज्या यानी आर्क अपॉन रेडियस। और अगला है स्टेरेडियन, जो ठोस कोण होता है उसके लिए स्टेरेडियन, और उसको ओमेगा का फॉर्मूला है ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है आपकी दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी अगर कोण की बात करें तो ये PYQ है जो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि यूनिट चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अब अगला जो चैप्टर है हम मोशन करने वाले हैं, मोशन का फर्स्ट पार्ट, तो ये उसमें से है। जैसे आप इसमें से पढ़ सकते हैं, पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ, ये जो है ये जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट वाले पोर्शन में मैंने सिर्फ उतना कवर किया है जितना समझने वाला है, बाकी आपको इम्पॉर्टेंट यूनिट्स आपको लूसेंट में या PDF हम अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये उसमें से था, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था। पार्सेक किसकी इकाई होती है, लंबाई यानी डिस्टेंस की होती है। इन टर्म्स ऑफ SI प्रीफिक्सेस 10 की पावर -15 इज कॉल्ड, यानी SI उपसर्गों के संदर्भ में 10 की पावर -15 को क्या कहा जाता है। तो 10 की पावर -15 मैंने आपको बताया था वो पिक्टो, हेक्टो, तो उसमें आपका जो 10 की पावर -15 आया था वो फेम्टो पे आया था, तो यहाँ पे फेम्टो आ गया। जो बाकी के हैं नीचे, ये आप ये देख सकते हैं, ये इसी वीडियो से थे। इसके बाद आप 4th देख सकते हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी इज यूज फॉर द एक्सप्रेशन आर्क अपॉन रेडियस, यानी चाप अपॉन त्रिज्या व्यंजक के लिए किस भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है। तो चाप है यानी सर्कल की बात हो रही है, एंगल बनेगा, तो कौन सा एंगल होगा, आपका प्लेन एंगल होगा यानी समतल कोण होगा। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे वो आपके बिल्कुल रिसेंट ईयर में 2021-2020 में आए हुए हैं, जो मैंने आपको अभी समझाए। इसके अलावा जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है वो मोशन से हैं, जो मैं अब आपको समझाने वाली हूँ। लेकिन मोशन समझाने से पहले, मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि मोशन का मतलब है क्या। आप अगर मैं बात कर रही हूँ मोशन की या गति की, गति का मतलब क्या है, बस हम चल रहे हैं, नहीं। देखिए, मोशन के लिए ये समझाने से पहले जो स्लाइड्स में है आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए मोशन के बारे में। तो देखिए, मोशन यानी गति के बारे में आपको क्या चीज समझनी जरूरी है। अब आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं आप साइंस के रेस्पेक्ट में, यानी आप विज्ञान के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, उसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करती हूँ कभी गति की या फिर मोशन की, आपके लिए क्या चीज समझनी जरूरी है। देखिए, मोशन का मतलब होता है अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी अगर मैं अपनी जगह चेंज करूं लेकिन किसी भी चीज को एक संदर्भ मान के, एक चीज मैंने एक पोजीशन फिक्स कर दी। मतलब क्या है कि मैं अभी इधर इस कोने पे खड़ी हूं और मैं चल के उधर कोने पे चली गई, तो मैंने अपनी जगह चेंज करी, पर किसके संदर्भ में। जो आप लोग सब वीडियोस देख रहे हैं, आप अपनी जगह पे बैठे रहे, मैंने अपनी जगह चेंज कर दी, तो मैंने आपके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज की है।
मैंने इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज किया क्योंकि ये बोर्ड वहीं का वहीं रहा, मैं यहाँ से यहाँ चली गई। तो जब भी कोई इंसान, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई बॉडी अपनी जगह चेंज करे किसी भी चीज़ के रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट वर्ड का मतलब आप समझ गए ना, कंपैरिजन कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ के कंपैरिजन में अगर अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड लिया, आप टाइम ले सकते हैं कि अच्छा अभी हमने जैसे ही टाइम स्टार्ट किया तो मैं यहाँ खड़ी हुई थी और 3 सेकंड के बाद हमने देखा तो 3 सेकंड के बाद मेरी जगह चेंज हो गई, तो मैंने यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में टाइम जगह चेंज करी, टाइम। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ के रेस्पेक्ट में अपनी जगह चेंज करेगा, हम बोलते हैं कि वो किस चीज़ में है, वो मोशन में है, यानी वो गति में है। अगर हम मोशन में नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्ट पे हैं हम, यानी आराम और विराम, हम बिल्कुल हम विराम उस पोजीशन पर हैं। तो ये होता है आपका प्रॉपर मोशन। अब आप मोशन के अंदर क्या पढ़ेंगे, देखिए जब हम हिलते हैं, जब हम चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे उसमें आने लगती हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। जैसे अगर हम चल के जा रहे हैं तो हम कितना लंबा, हमने कितना दूरी तय करी है, हमने कितना समय लिया है, हमारा जो चाल थी वो हमारी क्या थी। यानी अगर मैं बात करूं कि जब हम चलते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हम कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में किया, हमारी स्पीड क्या थी, हम किस डायरेक्शन में गए। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं हम इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमने एक जनरल कैटेगरी बना ली कि अच्छा अगर इसके अंदर ये है तो हम इसको इसमें एक क्लास में रखेंगे, वरना नहीं। तो मैं अभी आपको पहले क्लास ही समझाने वाली हूँ। देखिए आपकी जितनी भी आप भौतिक मात्राएं पढ़ेंगे, जैसे डिस्टेंस यानी लंबाई या दूरी, टाइम यानी समय, स्पीड यानी कि गति, ये जितनी भी भौतिक मात्राएं हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। या तो फिजिकल क्वांटिटीज मतलब मोशन के अंदर, या तो होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश, या होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश। वैसे तो नाम से पता लग रहा है, हिंदी वाले नाम से, दिश का मतलब दिशा यानी डायरेक्शन, तो अदिश यानी दिशा के बिना, सदिश यानी दिशा के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं आप इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हो। बिल्कुल शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो डिस्टेंस, आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये दोनों, जितने बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको तो थोड़ा बहुत पता होगा, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूंगी। जितने बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या वो बिल्कुल भूल चुके हैं, तो मैं अभी आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताने वाली हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप इसके अंदर 2 टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे, एक वो जो आप पहले से सुनते हुए आए हैं, और एक वो जो इनका ही बस डुप्लीकेट है। ये याद कराने का तरीका है कि इनकी बस, इनको डुप्लीकेट नाम से ये हैं, और क्या क्या चीज़ें अभी आपको पता लग जाएंगी। ऐसे ही आप पढ़ने वाले हैं स्पीड, और आप पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी, आप पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 टाइप, मैंने यहाँ पे 2 जगह एक लाइन बना के 2 हिस्सों में बांटा है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनमें आप डायरेक्शन देखोगे, यानी किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, और कुछ ऐसी हैं कि आप डायरेक्शन बिल्कुल नहीं देखोगे। तो छोटा सा याद कराने का तरीका, जो चीज़ें आप बहुत पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हो, जो वर्ड्स जैसे डिस्टेंस, आपकी स्पीड, ये ऐसे वर्ड्स हैं, दूरी, चाल, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हो, अपने नॉर्मल लाइफ में भी आप यूज़ करते हो। तो ये सारी जितनी पुरानी चीज़ें हैं ये होती हैं स्केलर। जितनी आप नई चीज़ें पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये बहुत कम यूज़ करते हैं, ये सारी होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। लेकिन अब ये स्केलर और वेक्टर क्या होती हैं मैं आपको वो बता दूं। देखिए स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको अदिश राशियां बोलते हैं। ये वो राशियां हैं जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी उनका सिर्फ परिमाप, या आप कह सकते हैं उनके अंदर सिर्फ एक वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर मैं बात करूं कि अगर हमें ये बोलना है कि हाँ ठीक है हम इंडिया गेट जा रहे हैं, तो आप ये नहीं बताओगे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, आप नहीं बताओगे, आप सिर्फ डेस्टिनेशन बताओगे। तो
ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी मात्राएं जिसके अंदर कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाप। परिमाप का मतलब क्या है मैं अभी आपको बता देती हूँ। मैं बोल रही हूँ कि 10 मीटर चले हम, तो ये जो 10 है ना, ये है, इंग्लिश में इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, हिंदी में परिमाप। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो मेन वैल्यू होती है, जो मैथ वाली वैल्यू होती है, उसको मैग्नीट्यूड या हिंदी में परिमाप बोला जाता है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जिसके अंदर सिर्फ वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती। वेक्टर जस्ट इसका उल्टा। वेक्टर के अंदर क्या है कि उनके अंदर मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, यानी परिमाप तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी होगी, एक दिशा भी होगी। जैसे अगर मैंने बोला मैं 10 मीटर चली, तो आपको अगर मैं पूछूं डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं बोल दूं 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी पूरब की ओर 10 मीटर चली, तो ये क्या बन गया? ये डिस्प्लेसमेंट बन गया। तो ये होती हैं क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। मेन चीज क्या है? बस इतना ही है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें दिशा नहीं होती, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, और वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जिसके अंदर दिशा होती है, जिसके अंदर डायरेक्शन होती है। एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, इनको नापने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से इनको नापा जा सकता है, इनका मेजरमेंट आराम से हो सकता है। वेक्टर जो क्वांटिटीज होती हैं, इनको मेजरमेंट करने के लिए हमें लॉ लगाने पड़ते हैं। लॉ मतलब कुछ कानून, कुछ नियम हैं जिनको बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ, यानी त्रिकोणीय नियम। तो हम वो त्रिकोणीय नियम लगाते हैं। तो इसके अंदर कोई त्रिकोणीय नियम नहीं लगते, इसके अंदर त्रिकोणीय नियम लगते हैं, वो पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है एज सच, तो आप इतना ही कर सकते हैं। तो आप देखें मैंने लिख रखा है। सबसे पहले मैं बात करूं मोशन की, तो दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। ये कोई डिफरेंस नहीं है, बस मैंने इसको शॉर्ट में लर्न करने के हिसाब से ऐसा बनाया है। तो स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, मतलब कि इसके अंदर सिर्फ परिमाण है पर कोई दिशा नहीं है। दूसरा इसका एग्जाम्पल जैसे मैं बता रही हूँ, जो आप पहले से यूज करते हुए आ रहे हो, सारे ज़्यादातर स्केलर क्वांटिटीज हैं। स्पीड हो गई, मास हो गया, वॉल्यूम है, टाइम है, वर्क है, पावर है, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। अभी एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, इन सब का चैप्टर आएगा तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। डज नॉट ओबे ट्रायंगुलर लॉज, यानी ये जो त्रिकोणीय कानून है उनका ये पालन नहीं करते हैं। अगला है, बात करूं मैं इसकी सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज की, तो इनके अंदर दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, मतलब कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैंने अभी आपको बस यही दो बताए हैं। इसके अलावा फोर्स यानी बल, तो ये भी मैं आपको बता दूंगी, आगे अभी आएगा ही। और ओबे ट्रायंगुलर लॉज, यानी ये त्रिकोणीय नियमों का पालन करते हैं। तो ये कैसे लगना, ये इनको कैसे लगाना है इतना नहीं आता, क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं। वो एसएससी ये वाले नहीं आएगा, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आ सकते। तो आपको इतना याद करना है, दोनों टाइप की राशियों में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने आई थिंक इसका भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब आपने इंट्रोडक्शन ले लिया है कि दो टाइप की जो है वो क्वांटिटीज होती हैं, एक अदिश राशि यानी स्केलर और एक वेक्टर। अब हम धीरे धीरे हर टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे और हम देखेंगे वो कौन सी राशि है, एक अदिश है या सदिश है, यानी स्केलर है या वेक्टर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, उसकी, तो डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक सबको पता होगा, बहुत बहुत ईजी टॉपिक है। चलिए, अगर मैं बोलूं आप डिस्टेंस को कैसे बता सकते हैं, डिस्टेंस का मतलब क्या है, तो आप क्या बताएंगे? डिस्टेंस का मतलब है जितना आपने रास्ता कवर किया है उसकी लंबाई, यानी असल में जितना पाथ पे आप चले हो उसकी लेंथ कितनी है। तो डिस्टेंस के बारे में एक तो आपको ये चीज पता लगी, डेफिनेशन तो नॉर्मली नहीं आएगी, और अगर आएगी तो बहुत इतनी कॉमन आएगी कि आपको पता होगा कि डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी एसआई प्रणाली में इसकी यूनिट वो क्या है, इसका मानक क्या है, एसआई यूनिट क्या है डिस्टेंस की, तो आपको पता है एसआई का मतलब एम के एस है, एम का मतलब मीटर, तो यानी जो आपकी इसकी यूनिट है एसआई वो है आपकी मीटर।
कौन से यंत्र से, कौन से उपकरण से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो आपने देखा होगा एक्टिवा, बाइक, मोटरसाइकिल, कार, इन सब पे 1 मीटर होता है जिसमें स्पीड पता लगती है, और 1 मीटर होता है जिसमें ये रीडिंग आती है कि हम कितने मीटर चला चुके हैं। तो उस यंत्र को क्या बोलते हैं, उस यंत्र को बोलते हैं ओडोमीटर। तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोला जाता है ओडोमीटर। क्या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है, क्या दूरी कभी भी ऋणात्मक हो सकती है। अगर मैंने यहाँ से पैर उठा के एक बराबर में ही रख दिया तो शायद मैं कुछ सेंटीमीटर चलूं पर मैं चलूंगी। तो जो दूरी है वो कभी भी ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं हो सकती, कि आप चाहे 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर चलोगे पर आप चलोगे जरूर। तो डिस्टेंस जो है, जो दूरी है, वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, वो कभी शून्य नहीं हो सकती, वो हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव ही होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने डिस्टेंस में लिख रखा है। अच्छा, और स्केलर क्वांटिटी है, आप कभी भी डायरेक्शन नहीं लेते हो कि कितने मीटर आप चले, आप डायरेक्शन कभी नहीं लेते हो। तो डिस्टेंस के बारे में कुछ 5 पॉइंट है कि एक इसकी डेफिनेशन, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, दूसरा कैसी क्वांटिटी है स्केलर, ये आपको याद नहीं करना है, बस दिमाग में बिठाना है। पेपर में आ गया कि बताओ इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, 4 ऑप्शन दे दिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क और डिस्टेंस, तो पता होना चाहिए डिस्टेंस है। ऐसा यूनिट इसकी मीटर है। इंस्ट्रूमेंट ओडोमीटर अभी मैंने आपको बताया, और ये हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी। यही सेम लिखा है मैंने हिंदी में वास्तविक पथ की लंबाई, की जो रियल में जो आपने पथ पे आप चले हो उसकी लंबाई कितनी है, ये एक अदिश राशि है। ऐसा यूनिट इसकी मीटर है। इसका साधन जो है, आप जिस उपकरण से इसको आप मेजर करोगे उसको बोलते हैं ओडोमीटर, और ये हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं देखिए डिस्टेंस सिर्फ इतना सा था जितना मैंने अभी आपको बताया। अब अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो जैसे मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टकट है यानी डुप्लीकेट है डिस्टेंस का। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, देखिए डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। ये कहता क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टकट लेना है आपको। आप जब भी एक ऑब्जेक्ट, जब भी एक कोई भी ऐसी चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी, तो स्टार्टिंग वाली जगह से और आखिरी वाली जगह का सबसे छोटा रास्ता कितना होगा। मतलब क्या, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ ये 3 मीटर चला एक ऑब्जेक्ट, फिर यहां से ऐसे मुड़ गया और ये 4 मीटर चला है। तो आपसे अगर मैं पूछूं दूरी कितनी तय करी इसने, तो आप मुझे बताएंगे 3 + 4 यानी 7 मीटर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मुझे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप कितना बताओगे। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना सबसे आसान होता है। आप उस जगह पे पेन रखो जहां से ऑब्जेक्ट चला है, उस जगह तक मिला दो सीधा लाइन में जहां पे उसने अपनी जर्नी खत्म की, तो उसकी जो जर्नी है वो यहाँ खत्म हुई, तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये आप पाइथागोरस का थ्योरम लगा के यूज कर सकते हैं, इसके 5 मीटर आंसर आएगा। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को क्या बोलते हैं, कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, सबसे छोटी दूरी है, स्टार्टिंग की पोजीशन से, बिल्कुल इनिशियल पोजीशन से, और फाइनल पोजीशन से बिल्कुल आखिरी पोजीशन की सबसे छोटी जो आपकी बीच का जो डिस्टेंस है सबसे छोटा, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट मीटर, सब कुछ डिस्टेंस की तरह है, बस इसकी डेफिनेशन और थोड़ा सी एक चीज में और फर्क है। इसके अंदर हम डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, देखिए जैसे ये मैंने यहाँ पे डायरेक्शन का चार्ट बना दिया, हम इसको बिल्कुल ऐसे मानते हैं जैसे हम ग्राफ पेपर पे हम काम करते हैं। तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो मान लो यहाँ पे चला तो हमने लिख दिया +10 मीटर, अगर ये उल्टी डायरेक्शन में निकला तो हमने लिख दिया -10 मीटर। तो इसके अंदर हम डायरेक्शन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट हम नॉर्मली डेली लाइफ में हम यूज नहीं करते ये टर्म, लेकिन साइंस के टर्म है, आपको पता होना जरूरी है कि, तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो
प्लस भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब यही है -10 मीटर पीछे चलती है। नेगेटिव साइन जो ये ऋणात्मक ये जो साइन है ये किस चीज को दिखा रहा है? बस ये दिखा रहा है कि डायरेक्शन उल्टी है, पहले जिसमें वो चला था उससे उल्टी डायरेक्शन है, बस इतना दिखा रहा है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी डिस्प्लेसमेंट में, मैं आपको एक कंडीशन देती हूँ। मैंने ये माना एक ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से चला, वापस ए पर आ गया, डिस्टेंस, और ये सर्कल है, एक वृत्त है, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा होगा, दूरी कितनी ट्रैवल करी होगी उसने? तो आप क्या देखेंगे, इसका पेरीमीटर यानी परिमाप, सर्कल में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, यानी 2πr, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको एक ही चीज बताई है कि आप क्या देखेंगे, इनिशियल यानी शुरुआत की पोजीशन और आखिरी पोजीशन को मिला देंगे, इसमें ऑलरेडी मिली हुई है, एक ही जगह पे दोनों है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में किसी पिंड द्वारा तय की गई सबसे छोटी दूरी। दूसरी चीज वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है, ऐसा यूनिट इसकी मीटर है, यहाँ पे मीटर मैंने पहले लिख दी। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल भी लिया था यहाँ पे ट्रायंगल वाला, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो डिस्टेंस 7 मीटर हो गया और डिस्प्लेसमेंट जो था वो 5 मीटर था। ठीक है, आपको मैं एक बात बता दूं, डिस्टेंस हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, हमेशा सिर्फ धनात्मक होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। और एक और बात भी है कि डिस्प्लेसमेंट है क्या, जब डिस्टेंस को ही हम कवर करते हैं तो हम डायरेक्शन देख के सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे छोटा जो पाथ बनेगा हम वो देख लेते हैं, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगी, आप मुझे ये बताओ कि हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा? हमेशा डिस्टेंस ही बड़ा होगा। हाँ, अगर बिल्कुल सीधे रास्ते पे जा रहा है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया 10 मीटर के रास्ते पे, तो यहाँ डिस्टेंस भी कितना होगा? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी कितना होगा? 10 मीटर, क्योंकि शॉर्टेस्ट और कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती, कोई छोटा रास्ता है ही नहीं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। इक्वल अगर नहीं, अगर या तो इक्वल होंगे, अगर इक्वल नहीं है तो हमेशा डिस्टेंस ही बड़ा होगा। यानी हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जो डिस्टेंस है यानी ये जो दूरी है या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के, यानी विस्थापन के। आप देख सकते हैं ये मैंने ऐड किया है कि दूरी जो है हमेशा या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी विस्थापन के। तो ये चीज है जो मुझे आपको बतानी थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना ही करना है, सिर्फ दिमाग में बिठाना है। और इतना कुछ आप दिमाग में एक साथ अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये इतना सारा पढ़ने की नीड नहीं है, तो वो नीड है, क्योंकि आपके पास कोई एक टॉपिक नहीं है जो आपको दिमाग में बस रटना है, आपके पास बहुत सारे टॉपिक हैं। तो अगर बेसिक कंसेप्ट होंगे तभी आप इन सबको लर्न करना आसान होगा। जैसे अभी आपने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो एक ओरिजिनल क्वांटिटी थी डिस्टेंस और एक उसके डुप्लीकेट विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट उसकी डुप्लीकेट। में ऐसा बोलती हूँ, ऐसा है नहीं, ताकि आप लोगों को लर्न हो जाए इस तरीके से। अब हम दो मात्राएं और पढ़ने वाले हैं। स्पीड, वो ओरिजिनल क्वांटिटी होगी, और उसकी डुप्लीकेट यानी वेलोसिटी। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे सब कुछ स्पीड के बारे में बताती हूँ। स्पीड को बोलते हैं चाल। मैं यहाँ पे सब कुछ वेलोसिटी के बारे में बताने वाली हूँ। वेलोसिटी को बोलते हैं वेग। तो स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड का मतलब क्या है कि आपने कितनी दूरी कितने समय में पूरी कर ली, यानी कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल कर लिया, उसको स्पीड बोलते हैं। हम बचपन से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका फॉर्मूला, अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी याद करनी है, सीधा फॉर्मूला आप याद करो और कुछ नहीं करना। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस
अपॉन टाइम, है ना। तो ये ओरिजिनल क्वांटिटी थी। अब अगर हम इसका डुप्लीकेट पढ़ेंगे तो वेलोसिटी अगर मैं पढ़ूंगी तो वेलोसिटी क्या होगी, यानी वेग क्या होगा। तो आप एक बात सुनिए, आपने ओरिजिनल चीज पढ़ी तो उसमें ओरिजिनल टर्म डाल दी पहले वाली भी, आप डुप्लीकेट पढ़ रहे हैं ना तो उसमें भी डुप्लीकेट डाल दीजिए। आपको वेलोसिटी पढ़नी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस का जो डुप्लीकेट था वो हमने डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ा था, अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी जो वेग है वो क्या है कि आपने कितने विस्थापन को कितने समय में पूरा किया, और जो आपकी चाल है वो क्या है कि आपने कितने दूरी को कितने समय में पूरा किया। अगर मैं बात करूं इसकी ऐसा यूनिट, याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हैं। बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिनकी आपको ऐसा ही जो मात्राएं हैं, जो मानक हैं वो याद करने पड़ेंगे, आप सबके खुद बना सकते हैं। फॉर्मूले दिमाग में रखिए, और फॉर्मूले भी कैसे, जब आपने एक बार ये वीडियो देखी, शाम को अगर पीडीएफ मिल गई, आपने पीडीएफ या आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं साथ साथ, आपने एक बार वो रिवाइज कर दिया तो अपने आप दिमाग में बैठते जाते हैं। तो चलिए हम ऐसा यूनिट बनाते हैं, दोनों के ऐसा यूनिट सेम है। आप एक बात बताइए, डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर। डुप्लीकेट वालों की यूनिट सेम होती है तो इसकी भी मीटर है। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो ऐसा यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड। पर का मतलब है डिवाइड वाले को हम ऐसे भी दिखा देते हैं। तो आप चाहे ये पेपर में 3 टाइप से आ जाता है, या तो ये लिखे हुए आएंगे अपॉन की फॉर्म में, या ऐसे लिखे हुए आएंगे, वरना एक तरीके से और लिखा जा सकता है, मीटर सेकंड की पावर -1, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई चीज नीचे हो, अपॉन में नीचे कोई चीज हो, उसे आप ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर माइनस में चली जाती है, घात जो है वो उसका माइनस में चला जाता है। तो यहाँ सेकंड एक बार है, ऊपर जाएगा तो वो एक बार माइनस में चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी टाइम सेकंड में, समय जो है वो सेकंड में आएगा, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड की पावर -1, एक ही बात है। तो ये हो गई इनकी यूनिट। डिस्टेंस में अगर देखा जाए, आपने क्या क्या पढ़ा था, उसके डेफिनेशन, तो डेफिनेशन की जगह इसमें फॉर्मूला आ गया, उसका यूनिट आपने इसका यूनिट पढ़ लिया। फिर आपने पढ़ा डिस्टेंस कैसा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है। जैसे डिस्टेंस ओरिजिनल था वो हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकते हैं। और आप याद ऐसा कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल चीज़ है वो तो अच्छी ही होगी, जो डुप्लीकेट है वो अच्छी भी निकल सकती है, बेकार भी निकल सकती है, जीरो भी निकल सकती है। तो ऐसे यहाँ पे स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। अब बात करते हैं मेजरमेंट की, आप किससे मेजर करते हैं। तो वो जो मीटर होता है जिसमें स्पीड पता लगती है, उस मीटर को बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो स्पीड को जो आप मेजर करेंगे स्पीडोमीटर से करेंगे। वेलोसिटी में जो स्पीड आएगी वही वेलोसिटी होगी, बस डायरेक्शन ऐड कर दोगे तो वेलोसिटी बन जाएगी। देख सकते हैं स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, चाल वही दूरी अपॉन समय। ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इंस्ट्रूमेंट स्पीडोमीटर, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, ये कार्ड, अच्छा सॉरी ये तो चाल का ही है जी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी बेसिस पे हम पढ़ भी रहे हैं। तो ये था चाल के बारे में। वेलोसिटी की बात करूं तो इसमें और कम पॉइंट याद रखने हैं। एक तो फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन अपॉन समय। ऐसा यूनिट इसकी सेम रहती है मीटर पर सेकेंड। और तीसरी बात अगर मैं करूँ राशि की, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। जो स्पीड है वो स्केलर है और ये वेक्टर है, यानी ये अदिश है और ये सदिश है। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। चलिए, तो अभी हम ये वीडियो के एंडिंग पे पहुंचते जा रहे हैं। बहुत कम स्लाइड्स बची हैं, बहुत कम मैटर समझने वाला बचा है, क्योंकि इसके बाद अगर मैं समझाऊंगी भी तो आपके एक टाइम के बाद सिर के ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा। तो सबसे अब अगला जो वर्ड है ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण। अब मैं पहले आपको बता दूं, और हिंदी वालों को भी एक्सेलरेशन वर्ड से याद होगा, मैं बताती हूँ कैसे। आप कुछ भी व्हीकल चलाते हैं तो उसमें एक्सेलरेटर होता है जो आप यूज करते हैं। क्या काम होता है उसका, स्पीड को बढ़ाना, है ना। तो सेम एक्सेलरेशन वही है, इसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, देखो एक तो ये बिल्कुल नया पढ़ रहे हो, तो मैंने आपको बताया जितना पुराना पढ़ते हुए आए हो वो सारी स्केलर क्वांटिटी है ओरिजिनल वाली। जो नया पढ़ रहे हो वेक्टर है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी तो वेक्टर है।
यानी सदिश। तो यानी अब अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ स्पीड, तो मैं स्पीड को बस चेंज कर दूं वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी हैं तो लगभग लगभग सेम ही ना। स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है, यही तो है। और पेपर में आपको मैं बता दूं स्पीड और वेलोसिटी, मतलब जैसे मैं आपको समझाऊंगी तो अभी आपको पता लग जाएगा, चलिए बाद में बताती हूँ ये। हाँ जी, तो आ जाइए। तो एक्सेलरेटर क्या काम करता है? स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, या अब तो मैं वर्ड क्या यूज करूंगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो वेलोसिटी में जब चेंज हम लेकर आए समय के साथ साथ, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। मान लीजिए कि आपने क्या करा, आप एक पॉइंट से आप बी पॉइंट तक गए, तो स्पीड या वेलोसिटी, मैं वेलोसिटी लेकर चल रही हूं, वेलोसिटी का जो सिंबल होता है वो होता है वी, ठीक है। तो जब आप चले, आपकी कुछ और वेलोसिटी थी, आप यहां पहुंच गए, आपकी कुछ और वेलोसिटी थी, तो मुझे वेलोसिटी के दो सिंबल चाहिए होंगे। तो एक काम करते हैं, ये सिर्फ याद कराने का तरीका है, कोई लॉजिक नहीं है। तो मुझे दो सिंबल लेने हैं ना, तो वी के जस्ट पहला अल्फाबेट है यू, तो मैं एक काम करती हूँ, यू और वी दोनों मैंने फिक्स कर लिए, वेलोसिटी को डिनोट करना होगा यू और वी से ही करूंगी। तो मैंने मान लिया यहाँ पे आपकी वेलोसिटी यू थी स्टार्टिंग में, जो आपका वेग था वो यू था, और आपने बाद में पहुंचते पहुंचते आपका जो वेग हो गया, जो वेलोसिटी हो गई वो वी हो गई। तो आपकी वेलोसिटी में चेंज आया ना। अगर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी और यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, तो कितनी वेलोसिटी थी, तो कितना चेंज आया आपके वेलोसिटी में? 20 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया ना। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन इसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा टाइम, क्योंकि टाइम के साथ साथ हर चीज एक, जैसे मैंने आपको मोशन की स्टार्टिंग में बता दिया था, किसी ना किसी चीज का कंपैरिजन करना जरूरी है। तो आप यहाँ पे किसका कंपैरिजन करेंगे? टाइम। तो जब भी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आए, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बहुत ईजी फॉर्मूला है एक्सेलरेशन को, जो आप याद करेंगे। तो 20 से 40, आपने फर्क कैसे निकाला? आपने बाद वाले में से पहले वाला माइनस किया, तो v में से u माइनस करना है, यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी जो आपका वेग है उसमें कितना परिवर्तन आया, लेकिन किसके साथ साथ? टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ, समय का अंतराल कितना रहा इनके बीच में, ये चीज हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को ये होता है आपका, इसको त्वरण बोलते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। तो एक्सेलरेशन में क्या क्या याद करना पड़ेगा? क्वांटिटी कैसी है, ये कैसी राशि है, सदिश है, इसका फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। तो मैं यही बोल रही थी, पेपर में कई बार ऐसे आ जाता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नोन एज। एक और बात बताती हूँ, टाइम जब भी अपॉन में आता है तो उसके लिए हम वर्ड रेट भी यूज कर देते हैं। जहाँ पे रेट आया है ना, मतलब डेली लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ साइंस में। जब रेट आता है, रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम है। तो अगर आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपको पता लग गया वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन। और अगर आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तब भी एक्सेलरेशन ही है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं इसकी एसआई यूनिट की, तो आप एसआई यूनिट कैसे याद करेंगे? देखिए, अच्छा मैं यहां लिख देती हूँ, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग की। और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए देखिए, अब जो मैं आपको चीज समझाने वाली हूँ, इसके यूनिट की बात बताने वाली हूँ। देखिए, ऊपर जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, जो इसका ये जो हमारे पास सूत्र है, उसमें ऊपर क्या है? वेलोसिटी, जो वेग है उसका डिफरेंस है ना। पर है तो ऊपर वेलोसिटी ही ना, वेग ही है ना। तो आपने वेग के भी ऐसा यूनिट पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, ये मीटर पर सेकंड। सॉरी, इसमें भी देखिए मीटर पर सेकंड ही था। तो यानी आपने क्या करा, अगर आपको इसकी यूनिट निकालनी है एक्सेलरेशन की, ऊपर तो आ गई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड। फिर अपॉन में था आपका टाइम, और टाइम यानी समय की क्या होती है? सेकंड ही होती है ना। तो आपकी जो अब यहाँ पर 2 सेकंड हो गए, ये भी नीचे चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट हो गई वो हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं
मीटर सेकंड की पावर -2। मैंने आज आपको जो ऐसा यूनिट याद कराई है ना, यूनिट वाले के अलावा इस चैप्टर में सिर्फ 2 की याद कराई है अब तक। स्पीड वेलोसिटी एक ही होगी, मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन आप ऐसे याद कर सकते हो कि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी भी यूज हो रही है, तो एक्सेलरेशन बड़ा भाई है इनका। तो कैसे याद करोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसमें मीटर पर सेकंड था, इसमें सेकंड का भी स्क्वायर है। तो ये है आपका पूरा एक्सेलरेशन के बारे में। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज, जो आप यूज करते हो एक्सेलरेटर, वो स्पीड बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि स्पीड घटानी है तो आपको ब्रेक मारने पड़ेंगे। तो ऐसे ही उस टाइम पे क्या होगा, ये जो त्वरण है ये नेगेटिव यानी ऋणात्मक चला जाएगा। तो उस कंडीशन में हम एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम नॉर्मली एक्सेलरेशन वर्ड यूज करते हैं मतलब हम स्पीड या वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, अगर घटा रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं इंग्लिश में रिटार्डेशन या फिर एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, ऐसी एक्सेलरेशन, ऐसा त्वरण जिसपे नेगेटिव साइन लग गया हो। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग कितनी दर से परिवर्तित हो रहा है। वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। इसका फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी में कितना चेंज आया टाइम के साथ, यानी वेग में कितना परिवर्तन आया कितने समय के अंतराल में। v माइनस यू अपॉन टी इसका फॉर्मूला है। इसके यूनिट क्या बताई मैंने आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आ जाइए, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन और डेक्सेलरेशन। नेगेटिव त्वरण यानी जो ऋणात्मक त्वरण है उसको बोलते हैं हिंदी में मंदन, यानी मंद गति हो गई तो इसको बोलते हैं मंदन। तो ये था आपका एक्सेलरेशन के बारे में, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। नाम से वैसे लग रहा है कि आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। चलिए, सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय, जो आपका वृत्तीय गति है मैं उसके बारे में बात कर रही हूं। लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक और चीज समझानी है जो हमने इसमें डाली नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में सच नहीं आती, लेकिन उसके बिना आपको ये समझ नहीं आएगा। आप जब भी कुछ पढ़ते हैं ना, आप उसके 2 हिस्से बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया स्पीड के बारे में, फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। देखिए, मैं आपको 2 चीजें बताने वाली हूँ। एक बताने वाली हूँ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक समान गति, इसको हिंदी में बोलते हैं एक समान गति। एक समान चाल। और एक मैं आपको बताने वाली हूँ एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल। देखिए, पहले अगर मुझे रटवाना है तो पहले मैं आपको वो याद करा दूं, अगर किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी मात्रा के आगे यूनिफॉर्म लग जाता है या एक समान लग जाता है, कुछ नहीं करना है, उसके फॉर्मूले में ऊपर नीचे इक्वल लगाना है बस। यानी अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म स्पीड की, इसका फॉर्मूला होगा इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम। यानी अब इसको समझ भी लेते हैं, ये तो रटवाने वाली बात हुई कि अगर आपको एक समान कहीं पर भी यूनिफॉर्म अगर लग गया, उसके फॉर्मूले में ऊपर नीचे इक्वल लगाना है। पर अब इसको समझते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इक्वल दूरी कवर करे और इक्वल इक्वल टाइम में, जैसे मैंने फिक्स कर लिया कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर ही मैं चल रही हूँ, तो पहला घंटा हुआ 60 किलोमीटर चला, अगले घंटा हुआ फिर 60 किलोमीटर चला, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जब पूरा में हर चीज मेरी फिक्स हो सॉरी, जो एक्टिवा में या बाइक में जो आपकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर, मान लो आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्रॉपर इतनी स्पीड से ही चलोगे, आपकी जो निडल है, जो आपकी सुई है, वो इसी पे अगर रहेगी, तो 1 घंटे में आप कितना ट्रैवल करोगे, 60 किलोमीटर ट्रैवल करोगे। तो ये तो होती है यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म जब भी आ जाए ऊपर नीचे इक्वल इक्वल लगाना है। और वैसे बिल्कुल अगर मैं बताऊं इसका मतलब क्या होता है कि फिक्स, एक फिक्स स्पीड से अगर आप चल रहे हो, कांस्टेंट स्पीड है, बिल्कुल सेम स्पीड है। लेकिन अगर किसी वर्ड के आगे जुड़ जाए एवरेज, तो एवरेज में फॉर्मूले में ऊपर नीचे टोटल लगा देते हैं।
यूनिफॉर्म में इक्वल और एवरेज में टोटल। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जब पीडीएफ मिलेगी तो ये मिल जाएगी, मैं ये वाली सेव करके भी अपलोड करवा दूंगी, लेकिन वीडियोज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगी। तो अगर मैं बात करूँ एवरेज स्पीड की, फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यानी टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल कितने टाइम में, मतलब ये औसत कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। हम सब लोग क्रिकेट देखते हैं, एक ओवर में 6 बॉल होती हैं। तो मान लीजिए कोई एक इंसान है जो क्रिकेट देख रहा है, तो पहली बॉल पे छक्का लग गया, दूसरी बॉल पे चौका लग गया और तीसरी पे उसने 2 रन ले लिए। तो और बाकी की जो 3 बॉल्स गई वो बिल्कुल खाली गई। तो यानी टोटल 6 बॉल्स में शुरुआत के 3 बॉल पे तो रन लगे हैं, बाद के 3 पे रन नहीं लगे, और टोटल कितने हैं 12। तो अगर आप किसी को बताएंगे, आप कैसे बताते हैं कि इस वाले ओवर में 12 रन गए हैं, तो सामने वाले के माइंड में क्या आएगा कि अच्छा एक बॉल पे 2 रन भी अगर लगेंगे, जैसे जब हमें रन बनाने होते हैं तो हम एक औसत बना लेते हैं कि हर बॉल पे बस इतने इतने रन आते रहें, हम जीत जाएंगे, वो उसको बोलते हैं औसत। जब हम टोटल काम को बांट लेते हैं इक्वल इक्वल, तो कंसेप्ट ये है, पर इतना जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, यूनिफॉर्म में इक्वल इक्वल और एवरेज में टोटल टोटल। और यूनिफॉर्म वर्ड जब भी यूज करेंगे मतलब हमने कोई चीज बिल्कुल फिक्स कर दी। तो अब एक बात सुनिए, मैं आपको समझा रही थी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब है वृत्तीय गति। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूम रहा है, जो उसका रास्ता है वो एक सर्कल है, एक वृत्त है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। इतना है बस। लेकिन मैं आपको एक नया टर्म बता रही हूं जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप कहेंगे कि मैंने ये बोला था जब भी यूनिफॉर्म वर्ड जुड़ता है आप इक्वल इक्वल लगा देंगे, पर मोशन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो आप क्या लगाएंगे। देखिए इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट वृत्तीय गति यानी एक वृत्त में घूम रहा हो, लेकिन यूनिफॉर्म यानी बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, उसकी स्पीड बिल्कुल फिक्स हो, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे अर्थ, जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है, लेकिन बिल्कुल फिक्स स्पीड है, इसीलिए उसका एक बिल्कुल प्रॉपर टाइम एक हमने फिक्स हमारे पास है कि हाँ इतने टाइम में वो एक चक्कर पूरा लगा लेगी। तो वो जो है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी जब कोई पिंड, जब कोई ऑब्जेक्ट एक वृत्तीय गति में घूमता है लेकिन उसकी स्पीड बिल्कुल फिक्स होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर ये जो एक समान वृत्तीय गति है ये क्या होगी, ये त्वरित होगी या नहीं, यानी इसमें एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी, एक्सेलरेशन इसमें होगी या नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब एक बात सुनिए, अब हमारे दिमाग में क्या आएगा कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, स्पीड में चेंज आना, है ना। तो अब मैंने तो यहाँ पे बता दिया स्पीड बिल्कुल फिक्स है, तो इस हिसाब से तो ये त्वरित नहीं होगी, इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पीड फिक्स करी है और एक्सेलरेशन में काउंट होती है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और स्पीड में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि स्पीड मैंने 60 किलोमीटर पर आवर फिक्स कर दी, इसका मतलब भाई एक बात सुनो, वेलोसिटी है क्या, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, स्पीड और वेलोसिटी में इतना फर्क है, स्पीड तो जो है सो है, वेलोसिटी में हमने क्या किया, स्पीड के साथ साथ एक चीज और ऐड कर दी जिसको बोलते हैं डायरेक्शन। तो अगर मैं बोल रही हूँ इसकी स्पीड फिक्स है, तो यानी वेलोसिटी वाले केस में ये चीज बिल्कुल फिक्स हो गई, तो यानी क्या चीज चेंज हो रही होगी इसके अंदर, डायरेक्शन। देखो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर ये समझ नहीं आया तो आपको अब समझ आ जाएगा। जब हम गोल चक्कर में घूमते हैं हमारी दिशा हर पॉइंट पे बदलती है, और दिशा पता कैसे लगती है, क्योंकि वृत्त में सर्कल में दिशा तो आप बता ही नहीं सकते हो, हम बता सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी बिंदु पे आपको दिशा बतानी हो, कुछ नहीं करना, वहां पे त्रिज्या खींचो और वहां से 90 डिग्री का एंगल बना दो। मतलब क्या है, देखिए मैं बोल रही हूँ हम ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पे बोल रही हूँ कि इस पॉइंट पे क्या चीज रहेगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन मुझे बतानी है। तो इस पॉइंट पे आप डायरेक्शन कैसे बताएंगे,
इस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे बताएंगे? कुछ नहीं करना, ये है मेरी त्रिज्या और ऐसे घूम रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो मैं बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना दूंगी ऐसे। ये है मेरी डायरेक्शन, ये होगी मेरी डायरेक्शन यानी दिशा। तो आप एक बात सुनो, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो फिर से डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन यानी एक वृत्तीय गति में घूमता है, सिर्फ एक चीज चेंज होती है। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक समान वृत्तीय गति है, तो कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि एक समान आ गया। बस एक चीज चेंज होगी, वो है उसकी दिशा, डायरेक्शन, क्योंकि सर्कल में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। और इसको इस वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है, जितनी भी सदिश राशियां हैं, वो दिशा पे डिपेंड करती हैं, तो आपकी उसमें चेंज आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है या नहीं, त्वरित है या नहीं। तो ये एक त्वरित मोशन है, एक त्वरित गति है, क्योंकि इसके अंदर भले ही वैल्यू फिक्स हो, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर दी थी 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वैल्यू ही फिक्स है, इसकी डायरेक्शन नहीं, और इसमें डायरेक्शन इंक्लूड होती है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। चलिए, सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति, बॉडी डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ, यानी जो वस्तु है वो वृत्ताकार मार्ग पे गति करती है। इसके अलावा बॉडी देखो यहां तक सिर्फ सर्कुलर मोशन है। मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए, एक तो सर्कुलर मोशन और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बॉडी डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, तब हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी जब एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसको एक समान वृत्तीय गति कहलाते हैं। और ये एक्सेलरेटेड होता है क्योंकि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, यानी त्वरित इसलिए है क्योंकि वेग की दिशा हर समय बदलती रहती है। तो ये था आपका सर्कुलर मोशन। डोंट वरी, ये वीडियो बस अब खत्म होने वाली है क्योंकि बिल्कुल लास्ट टॉपिक अब आपके बचते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, बस अब हम अगर बात करें, देखिए अभी हम गोल गोल घूम रहे थे है ना, तो जब हम सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूमते हैं तो हमारी दो तरीके की स्पीड होती हैं। एक तो लीनियर स्पीड, जो नॉर्मल स्पीड है सर्कल में, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब आप सर्कल में घूम रहे हो तो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो 2πr है, और मैंने मान लिया कितने टाइम में कवर कर रहे हो, t टाइम में। तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ ये समझाया इतना। इसको नॉर्मल स्पीड या लीनियर स्पीड बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको रैखिक गति। तो इसका फॉर्मूला यही है, v = 2πr अपॉन t, क्योंकि 2πr जब आप सर्कल में घूमते हो तो ये रास्ता जो है इसको सरकमफ्रेंस यानी परिमाप बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। लेकिन एक और गति आती है जिसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग। क्या है कोणीय वेग? ये कुछ नहीं है, ये बहुत बहुत आसान है। कोणीय वेग का मतलब क्या होता है, आप यहां से यहां तक गए हो, इतना रास्ते पे आप गए हो, तो कोणीय मतलब एंगुलर, यानी आप कितना एंगल बना रहे हो कितने समय में, बस। तो आप यहां से गए तो आपने यहां से एंगल बनाना शुरू करा और ये एंगल आपने बनाया। तो मैंने मान लिया आपने एंगल बनाया थीटा, और कितने टाइम में बनाया, टी टाइम में बनाया। तो एंगुलर वेलोसिटी को जिस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ये पूछते नहीं है लेकिन बस दिमाग में रखना है, एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, इसको बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, तो अब आप एक चीज देख सकते हैं, इसका वो फॉर्मूला होता है कि एंगुलर है यानी एंगल बनाना है, तो कितना एंगल बनाया कितने टाइम में। तो मैंने मान लिया कि मैंने एंगल बनाया थीटा और टी टाइम में मैंने बनाया है। तो इसके वैसे दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला ये है और दूसरा रटने वाला है जो मैं भी आपको समझाऊंगी। तो एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट, वो एंगल जो किस लाइन ने बनाया है, उस लाइन ने बनाया है जो ऑब्जेक्ट को सेंटर से मिला रही है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अ सर्कल इन यूनिट टाइम इंटरवल। और एक टाइम तक जितना वो लाइन एंगल बनाएगी सेंटर पे, उस एंगल को हमें लेना है टाइम के साथ। यानी इकाई समय अंतराल में वृत्त के मूल बिंदु से वस्तु को मिलाने वाली रेखा द्वारा अंतरित कोण। कि एक लाइन ने, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं इतना ट्रेवल कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है और मैं यहाँ से ऐसे ट्रेवल कर रही हूँ, तो एंगल कितना ट्रेवल हुआ, थीटा। कितने टाइम में, टी टाइम में। तो जो आपका कोणीय वेग होगा यानी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी थीटा अपॉन टी।
एक और चीज जो आपको मुझे दूसरा फॉर्मूला बताना है वो है 2π/t। इसका मतलब क्या है ये सुन लीजिए। ये तब यूज होता है जब कोई ऐसा पिंड ले लें हम जो बार बार घूम रहा है, कई बार घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है, तो हम तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि जो t है इसके अंदर, देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसमें छोटा t यूज किया है, इसमें बड़ा t यूज किया है। क्या फर्क है? छोटा t तो मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, लेकिन बड़ा टी जो है वो किस चीज से वो क्या है? तो बड़ा टी क्या है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइम पीरियड। यानी अगर ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो एक पूरा चक्कर काटने में मैंने मान लिया उसने टी टाइम लिया, क्योंकि आप एक बात खुद सोचिए, अगर वो पूरा घूम रहा है, अभी तक उसने सिर्फ छोटा सा हिस्सा कवर किया था तो आपने थीटा बना लिया, लेकिन अगर वो पूरा चक्कर घूम रहा है और 1 सेकंड में कई चक्कर ले रहा है तो उसमें आपको एंगल ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको जो एंगल लेना है, आप सबसे छोटा टाइम 1 सेकंड अगर ले रहे हैं उसमें कई चक्कर वो ऑलरेडी काट चुका है। तो आप क्या लेंगे? फॉर्मूला है 2π/t, यानी 2π/ एक चक्कर को काटने में कितना टाइम लगा वो। तो उसको, ये जो टाइम पीरियड होता है इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, यानी आवृत्ति भी बोलते हैं। मतलब आवृत्ति क्या है? बिल्कुल इसका उल्टा है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है। जैसे टाइम क्या है कि एक चक्कर कितने सेकंड में काट रहा है, आवृत्ति जस्ट उल्टा है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आपको तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ओमेगा का फॉर्मूला। वैसे तो ये फॉर्मूला याद रखना है, यही पेपर में आता है, लेकिन इसमें भी ओमेगा का फॉर्मूला यानी जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है 2π/t, और टाइम बिल्कुल उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी का, जिसको n से डिनोट करते हैं। तो आपने फॉर्मूला यूज कर दिया 2π और 1/t को लिख दिया आपने n, तो 1/t को आपने n लिख दिया। तो ये फॉर्मूला है आपका एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग का। जैसे मैं अभी आपको यहाँ भी समझा रही थी कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो नॉर्मल वेलोसिटी लीनियर स्पीड होती है, वो नॉर्मल स्पीड होती है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी 2πr, कितने टाइम में ट्रेवल किया यानी t। अब आप खुद देखिए 2π/t किसका फॉर्मूला है? 2π/t तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। मैं अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी यहाँ पे। तो 2π/t की जगह आपने एंगुलर वेलोसिटी रख दिया इनटू त्रिज्या यानी रेडियस। तो ट्रिक ये है, जब भी लीनियर यानी रेखीय यानी सिंपल चीज जब भी निकालनी होती है, आप एंगुलर में त्रिज्या की गुना कर दो। जैसे अभी तो आप वेलोसिटी यानी ये वेग वगैरह का चल रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें लीनियर निकालनी है, लीनियर जब भी निकालनी होती है, रेखीय जब भी निकालनी होती है, आप एंगुलर वाली लेते हो, कोणीय लेते हो और उसमें मल्टीप्लाई कर देते हो त्रिज्या की, आर की आप मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये इसकी छोटी सी ट्रिक थी। अब लास्ट, ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। जो गति है उसकी जो 3 नियम है, समीकरण है, सॉरी नियम नहीं है समीकरण है, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन इंग्लिश में बोलते हैं, गति के समीकरण। मतलब इसके अंदर क्या चीज है, देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई पिंड एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो कई सारी चीजें, अभी आपने जितना कुछ पढ़ा है वो सब चीजें आ जाएंगी। जैसे उसने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितनी दूरी या विस्थापन ट्रैवल कितना उसने कवर किया, उसको डिनोट करते हैं एस से, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही ए यानी उसकी स्पीड में कितना चेंज आया, यानी त्वरण कितना हुआ, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ए से डिनोट करते हैं। फिर 2 टाइप की उसकी आपने वेग बना दिए उसके, एक तो इनिशियल वाला यानी शुरुआत वाला और एक फाइनल वाला। तो हमने किससे डिनोट किया था, यू से और वी से। तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हो गई। और टी का मतलब हो गया कितना टाइम उसने लिया। अगर मैं हिंदी में भी लिख दूं तो ये हो गया, एस का मतलब हो गया दूरी या विस्थापन, ए का मतलब त्वरण, यू का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी यानी जो बिल्कुल स्टार्टिंग का वेग होगा, इनिशियल वेग। वी का मतलब हो गया फाइनल वेग, अंतिम वेग जो होगा। और जो टी है वो हो गया आपका समय। तो इनका यूज करके टोटल 3 समीकरण बनाए गए हैं। तो आपको क्या याद करना है,
आपको इन्हें याद रखना है, आप 2 या 3 बार बोलेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा गाने की तरह। सबसे पहला है V इक्वल U प्लस AT, V इक्वल्स U प्लस AT। दूसरा है S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये कहाँ काम आएंगे, ये समीकरण कभी नहीं पूछे जाते, पर क्या पूछा जाता है मैं आपको वो बता देती हूँ। और तीसरा है V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS। सबसे पहला V U में है, तीसरे वाला भी V U में है। तो पहला है V इक्वल्स U प्लस AT, दूसरा है S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा है V स्क्वायर इक्वल्स U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये 3 समीकरण है। क्या आते हैं क्वेश्चन, में आपको बता सकती हूँ। क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा समीकरण ऐसा है जो दूरी और त्वरण के बीच में एक रिलेशन बता रहा है, यानी कौन सा ऐसा है जो डिस्टेंस और एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन बता रहा है। तो आप खुद देखो, डिस्टेंस या तो इसमें आ रहा है या तो इसमें आ रहा है ना। ऐसे इसमें तो आ ही नहीं रहा, छोड़ दो। इसमें एक तरफ डिस्टेंस है, एक तरफ एक्सेलरेशन, यानी एक तरफ दूरी है और एक तरफ त्वरण। तो यही वाला है जो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताएगा। क्वेश्चन आ जाए, कौन सा ऐसा समीकरण है जो वेग और त्वरण के बीच में आपको वो बता रहा है। तो आप देखो, ये रहा वेग और त्वरण और ये रहा वेग और त्वरण। तो दोनों में से जो ऑप्शन आएगा आप वो क्लिक करेंगे, या फिर वो आ जाएगा बोथ ऑफ दीज, यानी दोनों। तो आप दोनों पे क्लिक कर सकते हैं। नॉर्मली सेकंड वाली इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है कि दूरी और जो दूरी और एक्सेलरेशन है, त्वरण है, इनके बीच में कौन सी पोजिशन, कौन सी समीकरण इनको स्थापित करता है, एक रिलेशन स्थापित करता है। तो आपका सेकंड वाला आएगा। तो ये 3 है जो आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। V इक्वल्स U प्लस AT, S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और V स्क्वायर इक्वल्स U स्क्वायर प्लस 2AS। आप जब लिखेंगे 2 बार, आपको ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं आज की आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि साइंस की पहली क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास के कोई भी डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सॉल्व करूँ। और आज के लिए अगर आपको पसंद आई हो तो आप बताइए कि आपको किस किस टॉपिक पे क्लास चाहिए। वैसे मैं कोशिश करूँगी मैं सारे टॉपिक्स कवर कर लूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। और इसके अलावा एक और बात कि सब चीज़ की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप वो प्लेलिस्ट के लिए जैसे आप देख सकते हैं हर एक की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाके वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। साइंस की भी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।